अब हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर कब रिटायर होगा? फर्स्ट एजीएम पर रिटायर होगा। फर्स्ट एजीएम कब होगी? विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट एजीएम की जाएगी। ठीक है। अब सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कब रिटायर होगा? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर रिटायर होगा आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है। और जब रिटायर होगा और इसकी अपॉइंटमेंट कब होगी, कैसे होगी, ये देखना है। अपॉइंटमेंट उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में होगी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होगी? जिस जनरल मीटिंग में इसकी अपॉइंटमेंट होगी ना, वो जनरल मीटिंग 90 डेज से ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी जनरल मीटिंग नहीं करा रही जिसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो 90 डेज से भी ज़्यादा डिले उसने कर दिया है, तो फिर सेक्शन 158 में ये बात की गई है, इलेक्शन रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर ना। तो फिर रजिस्ट्रार या मेंबर्स अपने ऑन पर ना मीटिंग कॉल कर सकते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ना। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर क्या है? 35, 21, 14, 7 वाला रूल हमने याद रखना है। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होंगे ना, वो करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर जो फिक्स करेंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। ठीक है। और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स का भी बताएंगे। जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होंगे वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स बताएंगे। और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स का भी बताएंगे। ठीक है। ये सब कब बताएंगे? ये एटलीस्ट 35 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग इन विच द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इज टू बी हेल्ड। उससे 35 दिन, एटलीस्ट 35 दिन पहले वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट होने वो बताएंगे, और नेम्स ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स का भी बताएंगे। ठीक है। वंस फिक्स हो गए नंबर ऑफ डायरेक्टर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किए हैं, एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद 35 35 21 वाला है, तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेंड किया जाएगा एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। नोटिस सेंड किया जाएगा कि ये डायरेक्टर्स इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे हैं, और जिसने डायरेक्टर्स के कंटेस्ट करना है इलेक्शन के लिए, वो अपना नेम दे दे। तो जो मेंबर्स होंगे ना, वो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग अपने नाम सेंड कर देंगे कि हम कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है। फिर नोटिस ऑफ मीटिंग भी सेंड हो गया कंटेस्टिंग। फिर एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग जो कंपनी होगी ना, वो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग पर्सन्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, उनकी जो लिस्ट होगी ना, वो शेयर करेंगे मेंबर्स के साथ एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है। अगर तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, कैंडिडेट्स जो रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, एटलीस्ट। और 7 डायरेक्टर्स की ही रिक्वेस्ट आई है कि हमने कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो ये अनअपोज्ड सिलेक्टेड डायरेक्टर्स होंगे, इनको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ये अनअपोज्ड ही सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स किस तरह निकालते हैं? किसी पर्सन के पास जितने शेयर्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, जितने डायरेक्टर्स इलेक्ट होने होने चाहिए उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर ऑफ टोटल वोट्स आ जाते हैं। ठीक है। इस तरह अभी सेक्शन 160 जो अगर आगे देखा जाए ना, तो अभी इलेक्शन हो गए हैं। ठीक है। आपको अभी अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि जो डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ है वो सही नहीं हुआ, कोई इरेगुलरिटीज आई हैं उसमें, ठीक है, लॉ को सही से फॉलो नहीं किया गया, तो उन उन जो मेंबर्स के पास ना, या मेंबर के पास ये राइट है कि वो कोर्ट को अपील कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 160 में कहा गया है कि पावर ऑफ अ कोर्ट टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इनवैलिड। इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है इलेक्शन, कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को। कब कर सकती है? जब मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे। कौन से मेंबर्स होल्डिंग 10% वोटिंग शेयर। जो मेंबर होल्डिंग 10% वोटिंग शेयर है ना, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट को। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि मटीरियल इरेगुलरिटी हुई है, अगर मटीरियल इरेगुलरिटी हुई है, तो वो डिक्लेयर कर देगा इलेक्शन को इनवैलिड। ठीक है। तो फिर दोबारा से डायरेक्टर इलेक्शन होंगे। ठीक है। जो भी कैजुअल वैकेंसी रेज होगी ना, कोई डायरेक्टर मर गया या कोई डायरेक्टर छोड़ गया, तो वो कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी इट विल बी फिल्ड बाय द वो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकता है। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी डायरेक्टर्स ने किसी एक मेंबर ने
रिक्विजिट शेयर होल्डिंग अक्वायर कर ली है। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग अगर किसी एक पर्सन ने रिक्विजिट शेयर होल्डिंग अक्वायर कर ली है, मींस कि इतनी शेयर होल्डिंग कर ली है अभी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के बाद उसने इतनी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग अक्वायर कर ली है कि अगर वो पिछले साल जब इलेक्शन लड़ रहा होता ना, तो वो उतनी शेयर होल्डिंग उसके पास होती कि वो उतनी शेयर होल्डिंग उसने एक्वायर कर ली है कि लास्ट टाइम अगर वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ता तो वो अपने आप को डायरेक्टर नॉमिनेट करवा सकता था। तो वो फाइन कैसे होंगी? तो जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना कंपनी के, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड जो हुए थे, ठीक है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, नंबर आ जाएगा अगर उतनी शेयर होल्डिंग होगी या उसके बाद सब्सिक्वेंट टू द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स उतनी शेयर होल्डिंग हुई है। ठीक है, तो फिर वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि फ्रेश इलेक्शन करवाएं। ठीक है, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फ्रेश इलेक्शन कराए। लेकिन ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स इन लास्ट मीटिंग जो डायरेक्टर ने फिक्स किए थे वो डिक्रीज नहीं होने चाहिए, इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि अब वो बंदा बन सकता है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शन पर नहीं जाएंगे, पहले हम नॉमिनी डायरेक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर दो तरह के हो सकते हैं। एक नॉमिनी डायरेक्टर होता है जो आपको क्रेडिटर जो होते हैं ना आपके, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नॉमिनी डायरेक्टर अपना बंदा बैठा देते हैं। एक वो नॉमिनी डायरेक्टर होता है, दो तरह के नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं ना, ये क्रेडिटर्स की कंडीशन में फॉल करता है। एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी, जो कि आप गवर्नमेंट ओन एंटिटी है ना, फॉर एग्जांपल पीएसओ है, वो आपकी कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, तो वो कंपनी जो गवर्नमेंट ओन एंटिटी है ना, वो भी आपकी कंपनी में एज अ क्रेडिटर डायरेक्टर नॉमिनेट करा सकती है। ये जो एज अ क्रेडिटर नॉमिनेशन होगी ना, ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे नॉमिनी डायरेक्टर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हों इन द, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग एक्वायर की हुई है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर हों क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी ने आपकी कंपनी में से शेयर होल्डिंग एक्वायर की हुई है, अ, या कोई कौन सा पर्सन फॉरेन इक्विटी होल्डर हो, ठीक है, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपका डायरेक्टर नॉमिनेट करा सकते हैं। इनके पास राइट है कि डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर नॉमिनेट कैसे होगा? रिक्विजिट शेयर होल्डिंग फाइल की जाएगी। अगर इनके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, मतलब कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने फिक्स हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इनके पास डायरेक्टर नॉमिनेट करने के लिए इतनी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देंगे डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड के साथ डिवाइड कर देंगे, तो बेसिक फिगर हमारे पास आ जाएगी। मतलब इतने डायरेक्ट कितने शेयर चाहिए, अगर उतने शेयर इनके पास हैं, उतने शेयर इनके पास हैं, तो बस वो डायरेक्टर नॉमिनेट करा सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टर जो रिमेनिंग उसके पास वैल्यू शेयर बच जाएंगे ना, वो शेयर यूज हो सकते हैं फॉर वोट्स ऑन इलेक्शन डायरेक्टर, क्योंकि एक डायरेक्टर तो उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेट करा लिया है और उतने शेयर्स उन्होंने यूज कर लिया, रिमेनिंग शेयर्स के अगेंस्ट वो वोटिंग राइट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना, ठीक है, ये रिमूव नहीं किया जा सकता। ये रिमूव तब भी होगा जब वो जो एंटिटी है ना, गवर्नमेंट एंटिटी है या गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फॉरेन इक्विटी होल्डर है, वो खुद इस बंदे को नहीं हटाता, तब तक ये होल्ड करके रखेगा ऑफिस में। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि कुछ प्रोविजन इस पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये रिटायर भी नहीं होगा, रिटायर भी नहीं होगा। ठीक है, इनके नॉर्मल इलेक्शन की तरह इलेक्शन भी नहीं होगी जो नॉर्मल इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता है। इनकी टर्म सिर्फ 3 इयर्स के लिए नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन 13 में क्या कहता है? सेक्शन 13 में ये बता रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, प्लान की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और इसका सेक्शन 14, इसके बाद सेक्शन 14 है ना, वो कंफर्मेशन ऑफ प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन है। यहाँ पर जो सेक्शन 13 है ना, ये पार्टीज की एक्सेप्टेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और जो कंफर्मेशन है ना, वो कंफर्मेशन कोर्ट वंस ऑर्डर कंफर्म कर देगी, तो उसके बाद जो भी अंडरलाइंग पार्टीज होंगी ना, तो उन पर ये मतलब उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस प्लान को फॉलो करें। अब सेक्शन 13 में क्या कहता है? सेक्शन 13 में ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ प्लान है ना, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि तक ये वो फॉलोइंग कंडीशन पर डिपेंड करेगी ना। कंडीशन तो नहीं है, एक सिचुएशन है ना।
वो तब प्लान एक्सेप्ट कंसीडर किया जाएगा। पहली सिचुएशन ये है कि जो भी जितनी कॉपी ऑफ प्लान है ना, वो तकरीबन तमाम क्रेडिटर्स और डेटर्स को प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है? पहली सिचुएशन ये है। दूसरी ये है कि अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ने ना, जिनको पैसे पे करने हैं, ठीक है? अगर उन्होंने ना at least two-third in the value of such class of creditor ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जो डेटर्स हैं ना, डेटर्स के अगर शेयर होल्डर कंपनी होगी डेटर, उसके शेयर होल्डर्स ने जो कि टू-थर्ड इन वैल्यू ऑफ शेयर्स है ना, अगर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया तो प्लान एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? इसी तरह जो पार्टीज़ हैं ना प्लान के अंडर, जिनको अनइम्पेयर्ड हैं, जो इम्पेयर्ड नहीं हुए, पहले भी उनका राइट 640 मिलियन पर था, अब भी वो उनका राइट 640 मिलियन पर है ना, तो उनके अगेंस्ट जो भी प्लान उस क्लास के अगेंस्ट जो जो भी प्लान ऑफ रिहेबिलिटेशन है ना, वो प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जब वो प्लान एक्सेप्ट हो गया ना, तो अब कोर्ट के पास पावर चली जाएगी कि अब कोर्ट ने उस प्लान को कन्फर्म करना है, ठीक है? तो कोर्ट नोटिस इश्यू करेगा तकरीबन तमाम पार्टीज़ को, जो भी कंसर्न पार्टीज़ होंगे, और उनकी हियरिंग करवाएगा, ठीक है? वंस उनकी हियरिंग होगी और प्लान एक्सेप्ट हो गया, क्रेडिटर क्लास ऑफ क्रेडिटर तो क्लास ऑफ डेटर्स के से एक्सेप्ट हो गया है, तो कोर्ट भी वो तमाम मामलात को देख के उसके बाद कोर्ट भी कन्फर्मेशन दे देगा अपने प्लान की, ठीक है? लेकिन जो कोर्ट है ना, वो मे रिफ्यूज़ टू कन्फर्म प्लान कर सकता है इफ प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द प्लान इज़ अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड फिस्कल चार्जेस, है ना? डिस्पाइट द फैक्ट कि जो है प्लान वो अप्रूव हो गया क्रेडिटर्स और डेटर्स से ना, स्टिल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो प्लान है ना, उसको रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कर सकता है, रिफ्यूज़ टू कन्फर्म कर सकता है, अगर उसका मेन पर्पस ये है कि प्लान का कि हमने टैक्स की अवॉइडेंस करनी है।